हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले की वीडियो में आपने समझा कि पुष्पी पादप कौन से पादप होते हैं। इसके अलावा आपने समझा कि लैंगिक जनन क्या होता है। आपको बताया गया कि पुष्पी पादप कौन से प्लांट होते हैं, तो उनका नाम बताया गया था एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, यानी कि आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उन्हीं को पुष्पी पादप कहा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया कि लैंगिक जनन किस प्रकार का जनन होता है। तो बताया गया जिस जनन में डबल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हो, साथ ही साथ उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता हो, मियोसिस डिवीजन होता हो, मियोसिस डिवीजन होता है, तो गैमीट यानी कि युग्मक का फॉर्मेशन होता हो, गैमीट फॉर्मेशन। और अगर गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है तो युग्मकों का संलयन भी होता हो, यानी कि गैमेटिक फ्यूजन भी होता हो। तो ऐसा जनन जो कहलाता है वो कहलाता है लैंगिक जनन। तो कल हमने ये आपको टॉपिक में करवाया था। साथ ही साथ अब जो चीज आपको बतानी है वो चीज ये कि कल आपको ये सिखाया गया था कि पौधों में पुष्पों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो कल आपने देखा था कि पौधों में जो पुष्पों का निर्माण होता है वो होता है किससे? प्रहो से। कि पौधों में एक कलिका जिसका नाम होती है कच्छस्थ कलिका, जो कि कायिक अवस्था में बनाती है एक नया प्रहो, लेकिन जनन अवस्था में जो कलिका अवस्था होती है, या कहें तो कच्छस जो कलिका होती है, वो जनन अवस्था में बनाती है एक संरचना जिसका नाम होता है पुष्प। तो कल आपने ये समझा कि एक तो पुष्पी पादप क्या होते हैं, इसके अलावा लैंगिक जनन किस प्रकार का जनन होता है, इसके अलावा आपने समझा कि पौधों में पुष्पों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास में हम क्या समझने वाले हैं? वैसे तो आप टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे। टॉपिक का जो नाम है उस टॉपिक का नाम देखिए जरा। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम पुष्प की संरचना या पुष्प के भाग, इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो आज का टॉपिक आपका यह है। तो अब देखिए जरा कि पुष्प की संरचना में चार प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं। ये एक्चुअली में पुष्प पत्र कुछ और नहीं, पत्तियों का ही रूपांतरण होते हैं। पत्तियों के रूपांतरण से ही चार प्रकार के पुष्प पत्रों का निर्माण होता है। तो ये चार प्रकार के पुष्प पत्र कौन कौन से होते हैं? पहला जिसका नाम है बाह्य दल पुंज, कैलिक्स। दूसरा जिसका नाम है दल पुंज, कोरोला। तीसरा जिसका नाम है पुमंग, एंड्रोशियम। नेक्स्ट चौथा है जिसका नाम है जायांग, गाइनोशियम। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी भी पुष्प में ये चारों प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं तो ऐसा जो पुष्प होता है उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सरसों, मटर, गुड़हल, कपास और भी लिखें तो गुलाब। लेकिन यदि किसी भी पुष्प में इन चारों में से कोई भी एक अनुपस्थित है तब उस पुष्प को बोला जाता है अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प। अब जरा देखिए अपूर्ण पुष्प के उदाहरण: लौकी, अरंडी, तुरई। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और जिसका नाम है पपीता।
अब अगर कोई भी पुष्प अपूर्ण है तो अपूर्ण होगा तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है, पर इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो होगा पुमंग या होगा जायंग। तो अपूर्ण पुष्प में अगर पुमंग प्रेजेंट है और जायंग एब्सेंट है तब उस पुष्प को बोला जाएगा पुंकेसरी पुष्प। अगर किसी पुष्प में जायांग प्रेजेंट है लेकिन पुमंग एब्सेंट है तब उस पुष्प को बोला जाएगा स्त्री केसरी पुष्प। तो यहां तक आपने सीखा कि एक पुष्प की संरचना में 4 प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं जो कि पत्तियों के ही रूपांतरण से बनते हैं। तो 4 प्रकार के पुष्प पत्र, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। फिर हमने बोला यदि किसी भी पुष्प में चारों प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं तो उसे बोला जाता है पूर्ण पुष्प, और अगर कोई भी एक अनुपस्थित होता है तो उसे कहा जाता है अपूर्ण पुष्प। अब जरा फिर से कुछ और चीजें करिए। अगर किसी भी पुष्प में ये दोनों संरचनाएं एक साथ मिलती हैं तो ऐसे पुष्पों को बोला जाता है द्विलिंगी, द्विलिंगी पुष्प। लेकिन यदि इन दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट है, उमंग और जायांग में से कोई भी एक एब्सेंट है, तो ऐसे पुष्प को बोला जाता है एक लिंगी पुष्प। तो अभी तक आपने कुछ छोटा मोटा कुछ किया है। हमने टॉपिक शुरू किया पुष्प की संरचना, 4 प्रकार के पुष्प पत्र बता दिए, कुछ छोटी मोटी डिटेल बता दिए। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में अध्ययन करेंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। तो इसमें से पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बाह्य दलपुंज। तो पहला टॉपिक है जिसका नाम है बाह्य दलपुंज। इन सभी टॉपिकों को करें, चारों को, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग को। उससे पहले हम पुष्प का एक छोटा सा ड्रॉ बना लेते हैं। जरा देखिए, एक एक करके इनके नाम देखिए। इसका नाम होता है पुष्प ब्रंथ। नेक्स्ट, ये फूली हुई जो संरचना होती है इसका नाम होता है पुष्पासन। नेक्स्ट, ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं इन्हीं का नाम है बाह्य दल। नेक्स्ट, ये जो कलरफुल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं उसी का नाम है दल। इस तरह की जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इनका नाम है पुंकेसर। और ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है उस संरचना का नाम है स्त्री केसर या अंडक। एक एक करके आपको समझाते हैं। तो पहला टॉपिक है जिसका नाम है बाह्य दल पुंज। तो देखिए, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। तो आपको जो ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं तो यही है आपका बाह्य दलपुंज। तो यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है जिसके प्रत्येक सदस्य को कहा जाता है बाह्य दल, सेपल। यानी कि आप इनमें से प्रत्येक को 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक को कहा जाता है बाह्य दल और सभी को मिलाकर कहा जाता है बाह्य दल पुंज। क्लियर हुआ? नहीं, जरा देखते हैं कि बाह्य दल का जो कार्य होता है वो कार्य क्या है। सुनना जरा, बाह्य दल पुंज या बाह्य दल का जो कार्य होता है पुष्प की कलिका अवस्था में, पुष्प की कलिका अवस्था में यह पुष्प के अन्य पुष्प पत्रों, पुष्प के अन्य पुष्प पत्र कौन से? दलपुंज, पुमंग और जायांग। फिर से लाइन देखिए, कार्य क्या है
एक तो इसका कार्य है कि पुष्प की कलिका अवस्था में यह पुष्प के अन्य पुष्प पत्रों की ताप, ठंड और वर्षा से सुरक्षा करना, यह इसका एक पहला कार्य है। नेक्स्ट, इसके अलावा दूसरा कार्य देखिए, चूंकि बाह्यदल पुंज जो होते हैं वो पत्ती से मिलती जुलती हरी संरचनाएं होती हैं, और अगर ये पत्ती से मिलती जुलती हरी संरचनाएं हैं तो पक्का इनके पास क्लोरोफिल भी पाया जाता होगा, और अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो पक्का है कि ये प्रकाश संश्लेषण भी करते होंगे। तो इस तरीके से बाह्यदल पुंज के दो कार्य हुए, एक तो यह पुष्प की कलिकावस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है, दूसरा इसके अलावा चूंकि हरी संरचनाएं होती हैं तो इसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। नेक्स्ट, और देखिए, एक पुष्प में जो बाह्यदल पाए जाते हैं ये बाह्यदल एक दूसरे से पृथक भी हो सकते हैं। अगर ये एक दूसरे से पृथक हैं तो ये कहलाते हैं पृथक बाह्यदली, पॉलीसेपलस। एग्जाम्पल, सरसों एवं मूली। लेकिन यदि ये बाह्यदल पुंज जो है, या कहूं तो बाह्यदल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तब ये कहलाते हैं संयुक्त बाह्यदली। एग्जाम्पल के लिए कपास, गुड़हल, बैंगन, ये भी आपने सीख लिया। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट भी देखिए, अनेक एक बीजपत्री पौधे, अनेक एक बीजपत्री पौधे, कुछ उदाहरण, एक है जिसका नाम है आइरिस, एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है ट्यूलिप। अनेक एक बीजपत्री पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें बाह्यदल पुंज जो होते हैं वो हरे नहीं होते, वो हो जाते हैं कलर्ड, यानी कि वो हो जाते हैं कैसे, दलपुंज के जैसे, क्योंकि दलपुंज भी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कलर्ड होते हैं, यानी कि वो होते हैं रंगीन। तो अनेक एक बीजपत्री पौधे, एग्जाम्पल है आइरिस और ट्यूलिप, में जो बाह्यदल पुंज होते हैं वो हरे से हो जाते हैं रंगीन। अब चूंकि अगर ये रंगीन हो चुके हैं तो ये वही कार्य करेंगे जो कि दलपुंज करता है, और दलों का कार्य क्या होता है, दलों का कार्य होता है परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो यहां पर अगर ये कलर हो चुके हैं तो इनका भी कार्य होगा परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। अब एक क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें अगर ये कलर्ड हो चुके हैं तब ऐसे बाह्यदल को क्या बोला जाता है, तब ऐसे बाह्यदल को बोला जाता है दलाव, यानी कि दल जैसे बाह्यदल को बोला जाता है दलाव, पेटेलॉइड। और इस तरीके से आपका पहला टॉपिक हुआ जिसका नाम है बाह्यदल पुंज। क्या क्या किया है आपने, जरा देखिए। बाह्यदल पुंज, सबसे पहले बाहरी चक्र होता है, इसके प्रत्येक सदस्य को बाह्यदल बोला जाता है। नेक्स्ट, बाह्यदल जो होते हैं वो पत्ती से मिलती जुलती हरी संरचनाएं होती हैं, ये आपने चीजें सीखी। फिर उसके बाद आपने सीखा कि बाह्यदल के कार्य क्या होते हैं। बाह्यदल का पहला कार्य होता है पुष्प की कलिकावस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। इसके अलावा दूसरा कार्य होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आपने सीखा कि बाह्यदल अगर एक दूसरे से पृथक हैं तो कहा जाता है पृथक बाह्यदली, अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं तो कहा जाता है संयुक्त बाह्यदली। फिर लास्ट आपने टॉपिक सीखा है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं एक बीजपत्री पौधे जिनमें बाह्यदल हरी संरचना से कैसे हो जाते हैं, वो रंगीन हो जाते हैं, और इसको कहा जाता है दलाव। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य दल के जैसा ही होता है, यानी कि परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है जिसका नाम है दल पुंज।
तो नेक्स्ट अगला टॉपिक है जिसका नाम है दल पुंज। दलपुंज पुष्प का दूसरा सहायक चक्र होता है जिसके प्रत्येक सदस्य को कहा जाता है दल। पैटर्न, दल जो होते हैं वो प्राय बड़े एवं आकर्षक रंगों के होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। अब पुष्पों को ये रंग मिलता किसके कारण है, तो ये रंग मिलता है वर्णकों के कारण, पिगमेंट्स के कारण। तो दलपत्र में कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक होता है जिसका नाम है एंथोसाइनिन, एक होता है जिसका नाम है एंथोजेंथिन। एंथोसाइनिन के कारण कौन कौन से रंग मिलते हैं, लाल या फिर नीला या फिर बैंगनी या फिर नारंगी। तो ये जितने भी कलर मिलते हैं वो किसके कारण मिलते हैं, एंथोसाइनिन के कारण। एंथोजेंथिन के कारण पुष्पों को कौन सा कलर मिलता है, तो पुष्पों को कलर मिलता है पीला। तो आपने देखा दलपुष्प पुष्प का दूसरा सहायक चक्र है, इसके प्रत्येक सदस्य को कहा जाता है दल, जो कि बड़े एवं आकर्षक रंगों के होते हैं और इनको जो रंग मिलता है वो पिगमेंट्स के कारण मिलता है। पिगमेंट्स एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जैसे कि अब तो आपको यहां पता चल गया कि दल पत्र जो होते हैं वो बड़े एवं आकर्षक रंग के होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें दलपत्र बड़े और आकर्षक रंग के नहीं होते। देखिए जरा, कुछ पौधे जिनमें वायु परागण या फिर जल परागण जैसी क्रियाएं पाई जाती हैं। कुछ पौधे जिनमें वायु परागण और जल परागण जैसी क्रियाएं पाई जाती हैं, उन पौधों में जो आपके दलपत्र होते हैं वो साइज में छोटे एवं अनाकर्षक रंगों के होते हैं। तो यानी कि सभी पौधों के पुष्पों में दल जो होते हैं वो कलर्ड नहीं होते, कम से कम इनमें तो नहीं होते। वायु परागण जिन पौधों में होता है और जल परागण जिन पौधों में होता है। नेक्स्ट अगला देखिए, अभी आपने कुछ टाइम पहले बाह्यदल पुंज जब किया था तो बाह्यदल पुंज में बताया गया था कि बाह्यदल जो होते हैं कभी कभी एक बीजपत्री पौधों में ये कलर्ड हो जाते हैं, तब इसे कहा जाता है दलाव। वैसे ही दलपुंज भी कभी कभी रंगीन से हो जाते हैं हरे, तब इन्हें कहा जाता है बाह्य दलाव। क्लियर। नेक्स्ट अगला फिर से देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि बाह्यदल पुंज अगर जुड़े हुए हैं तो उन्हें बोला गया था संयुक्त बाह्यदली, और अगर वो एक दूसरे से पृथक है तो उसे बोला गया था पृथक बाह्यदली। तो उसी प्रकार से दलपुंज भी पाए जाते हैं पृथक दली की अवस्था में भी या फिर संयुक्त दली की अवस्था में। क्लियर हुआ ये चीज भी। नेक्स्ट अगला देखिए, अब करने हैं दल के कार्य कि दल के कार्य क्या होते हैं। देखिए, दल का पहला कार्य देखिए, पहला कार्य तो सबको ही पता है, परागण की क्रिया के लिए कीटों एवं पक्षियों को आकर्षित करना, पहला कार्य तो होता है ये। दूसरा कार्य देखिए, दूसरा कार्य क्या होता है, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था बाह्यदल पुंज जो होते हैं उनका एक कार्य बोला था कि पुष्प की कलिका अवस्था में यह दलपुंज पुमंग और जायंग की सुरक्षा करने का कार्य किसका होता है, बाह्यदल पुंज का। तो वैसे ही दलपुंज का भी पुष्प की कलिका अवस्था में ये पुमंग एवं जायंग की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो दलपुंज का कार्य एक और हो गया जिसका नाम क्या है कि पुष्प की कलिका अवस्था में पुमंग एवं जायांग की सुरक्षा करना। एक्चुअली में दल जो होते हैं पुमंग और जायांग को ढक लेते हैं और उसके कारण इसकी सुरक्षा कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा एक तीसरा कार्य और है, और वो तीसरा कार्य क्या है,
छोड़ दो, दिक्कत आई। वो तीसरा कार्य क्या है? पुष्पों में जो सुगंध पाई जाती है, पुष्पों में जो सुगंध पाई जाती है वो पाई जाती है बाष्पशील तेलों के कारण, बाष्पशील तेलों के कारण। और ये बाष्पशील जो तेल होते हैं वो भी किसमें होते हैं? दलपुंज में। तो दलपुंज के 3 कार्य हुए। पहला, एक तो कीटों एवं पक्षियों को आकर्षित करना। दूसरा कार्य हुआ पुष्प की कलिकावस्था में पुमंग एवं जायंग की सुरक्षा करना। और तीसरा जो कार्य में समझ लो या एक्स्ट्रा समझ लो कि पुष्प में जो सुगंध आती है वो आती है बाष्पशील तेलों के कारण। और ये बाष्पशील जो तेल होते हैं वो बाह्य दलपुंज, पुमंग या स्त्री केसर में नहीं होते, वो पाए जाते हैं दलों में। तो दूसरा भी टॉपिक आपका क्लियर हुआ जिसका नाम है दलपुंज। अगला टॉपिक है जिसका नाम है पुमंग। तो अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है पुमंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंड्रोइसियम। तीसरा टॉपिक। अच्छा, इस तीसरे टॉपिक को करें उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, जरा उसको देखिए। उसका नाम है परिदल पुंज। हम पुमंग को करेंगे उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है परिदल पुंज। सुनिए, अनेक या कहूं तो कुछ एक बीजपत्री पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बाह्यदल और दल जो होते हैं, ध्यान सुनना, अनेक या कुछ एक बीजपत्री पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बाह्यदल और जो दल होते हैं वो समान आकार, आकृति एवं रंग के होते हैं। कुछ पौधों में, कुछ एक बीजपत्री पौधों में बाह्यदल और दल जो होते हैं वो समान आकार, आकृति एवं रंग के होते हैं, तब उन्हें कहा जाता है परिदल और उनके समूह को कहा जाता है परिदल पुंज। तो कैसे पौधे हैं वो जरा देखिए कुछ उदाहरण। प्याज, केला, ताड़ का वृक्ष, इसके अलावा खजूर। तो इन पौधों में बाह्यदल और दल अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों के दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, यानी आकार, आकृति और रंग में एक जैसे होते हैं। तो इनमें पाए जाने वाले बाह्यदल और दल को कहा जाता है परिदल। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो बीच में आ गया, इसको हमने करवा दिया। नेक्स्ट अगला टॉपिक तो आपका कौन सा ही है, उसका नाम है पुमंग। देखिए, पुमंग यह पुष्प का तीसरा चक्र है। आप ड्रॉ में देख सकते हो इस तरह की जो लंबी संरचनाएं बनी हुई हैं जिनका नाम लिखा हुआ पुंकेसर। तो ये पुष्प का तीसरा चक्र है। इसकी प्रत्येक इकाई को, पुमंग की प्रत्येक इकाई को कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर का एक नाम और है, इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं स्टमेन। पुंकेसर को एक नाम और, चूंकि पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं इसलिए इसको लघु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या चीज बताई? पुमंग यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। साथ ही साथ पुमंग या कहूं तो पुंकेसर जो है यह पुष्प का कहलाता है नर जन्ना। क्लियर? फिर से आगे देखिए, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से? जैसे कि संरचना कुछ जरा देखिए ध्यान से। इसमें जो नीचे वाली संरचना है उसका नाम होता है पुतंतु, फिलामेंट। नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम होता है योजी, कनेक्टिव। नेक्स्ट तीसरा जो पार्ट होता है उसका नाम है परागकोश, एंथर। तो एक पुंकेसर के 3 भाग, पुतंतु, योजी और परागकोश। ये परागकोश और पुतंतु जिस संरचना से जुड़े होते हैं उसका नाम होता है योजी। योजी एक प्रकार का बंध है, ऊतक है, स्टेराइल टिश्यू है। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट अगला देखिए, यहां तक ठीक है ना? अगला देखिए, देखिए पुंकेसर में जो आपको संरचना दिखाई दे रही है जिसका नाम है पराग कोश, एंथर,
ये परागकोश जो होता है वो एक द्विपालित संरचना है, दो पालियों से बना है, एक और एक दो। तो परागकोश होती है एक द्विपालित संरचना और इसकी प्रत्येक पाली को बोला जाता है परागकोशक, इंग्लिश में बोलते हैं एंथर लोब। तो प्रत्येक पाली को बोला गया है परागकोशक। ये परागकोशक भी आपस में जुड़े होते हैं, ये आपस में जो जुड़े हुए हैं वो भी जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? योजी के द्वारा। अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि परागकोश और पतंतु दोनों जुड़े होते हैं किसके द्वारा? योजी के द्वारा। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि परागकोश की जो दोनों पालियां होती हैं वो भी आपस में जुड़ी होती हैं योजी के द्वारा। फिर नेक्स्ट आगे देखिए कि प्रत्येक जो पाली होती है, प्रत्येक पाली दो चैम्बर हिंदी में कहें तो प्रकोष्ठ, प्रत्येक पाली जो होती है या परागकोशक जो होता है वो दो चैम्बर में बटा होता है, दो चैम्बर में बटा होता है। तो टोटल चैम्बर कितने हुए? 4। और इन्हीं चारों चैम्बरों को बोला जाता है परागपुट। इसका दूसरा नाम है लघु बीजाणुधानी। फिर से एक बार समझना कि क्या बताया गया कि देखो, प्रत्येक परागकोश जो होता है वो एक द्विपालित संरचना है और हर एक पाली को बोला जाता है परागकोशक। ये जो परागकोशक होते हैं वो आपस में भी जुड़े होते हैं योजी के द्वारा। प्रत्येक पाली जो होती है वो दो दो चैम्बर या दो दो प्रकोष्ठ में बटी हुई होती है। तो टोटल चैम्बर होते हैं 4 और ये चारों जो कक्ष होते हैं उन चारों कक्षों को बोला जाता है परागपुट। परागपुट नाम दिया गया क्योंकि इसमें परागकण बनते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसका नाम है लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी नाम मिला क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, लघु बीजाणुधानी के अंदर अब इनको क्या बोला गया? लघु बीजाणुधानी। इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं परागकण या दूसरा नाम बोल सकते हैं लघु बीजाणु। और इन्हीं परागकण के अंदर पाए जाते हैं नर युग्मक। आपको याद हो तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नर युग्मक बनते हैं। तो आप देख सकते हो पुमंग जो कि पुष्प की नरजन्नांग होती है, उस नरजन्नांग के अंतर्गत आपको ये भी तो पढ़ने को मिलना चाहिए जिसका नाम है नर युग्मक। तो नर युग्मक जो बनते हैं वो किसके अंदर है? परागकण के अंदर है। आगे देखिए, ध्यान से आगे का टॉपिक समझना। अभी कुछ देर पहले आपको दो टॉपिक करवाए जा चुके हैं, एक का नाम है बाह्य दलपुंज, दूसरे का नाम है दलपुंज। यहां पर कुछ चीजें बताई गई थी जो कुछ कॉमन सी थी कि बाह्य दल जो होते हैं वो एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं तो उसे कहते हैं पृथक बाह्य दली, जुड़े हो सकते हैं तो बोलते हैं संयुक्त बाह्य दली। वैसे दल में भी किया था पृथक दली और संयुक्त दली। उसी प्रकार से पुमंग जो कि बना हुआ किससे? पुंकेसरों से। तो ये पुंकेसर आपस में जुड़े भी हो सकते हैं या एक दूसरे से पृथक भी हो सकते हैं। अगर ये पृथक होते हैं तब इनको बोला जाता है पृथक पुंकेसरी, और अगर पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं तब इनको बोला जाता है संयुक्त पुंकेसरी। अब आपकी किताब के अकॉर्डिंग एक दूसरा नाम भी है, अगर सभी पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं तो पुंकेसरों का जुड़ना, ये नाम तो है ही कि उसको बोला जाएगा संयुक्त पुंकेसरी, पर एक नाम और है, पुंकेसरों का जुड़ना कहलाता है ससंजन। पुंकेसरों का जुड़ना कहलाता है ससंजन। क्लियर हुआ? अब एक चीज और समझिए कि जब पुंकेसर आपस में जुड़ते हैं तो क्या सारे पुंकेसर एक साथ जुड़ते हैं? तो देखिए, अगर सभी पुंकेसर एक साथ जुड़े हुए हैं तब उसे बोलते हैं एक संगी पुंकेसर, या फिर अगर वो दो अलग अलग ग्रुप बना ले तो उसे बोलते हैं द्विसंगी पुंकेसर। जैसे कपास और गुड़हल के पुष्पों में सारे के सारे पुंकेसर एक ही ग्रुप बना लेते हैं, पर मटर कुल के पौधों में जो पुंकेसर पाए जाते हैं, होने को तो उसमें पुंकेसर होते हैं 10, पर 10 जो है 9 तो एक साथ जुड़ जाते हैं, पर दूसरा एक जो है वो अलग रहता है। तो इसलिए इसमें दो ग्रुप बन जाते हैं, 9 तो एक साथ, एक अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के जुड़ने को बोला जाता है द्विसंगी पुंकेसर।
क्लियर हुआ ये टॉपिक। नेक्स्ट अगला देखिए, पर यहां पर इस वर्ड को ध्यान से देखना, इस वर्ड का नाम है ससंजन। तो ससंजन किसको कहा जाता है? जब सभी पुंकेसर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो इसको कहा जाता है ससंजन। अगली चीज देखिए, देखो जरा इस ड्रॉ को देखो जरा, इस ड्रॉ में आप देख रहे हैं कि ये पुंकेसर कहीं ना कहीं से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुंकेसर आपस में जुड़ते हैं तब तो बोला गया ससंजन, लेकिन पुंकेसर आपस में जुड़ने के स्थान पर किसी और चीज से भी जुड़े होते हैं। पुंकेसर का जो पुतंतु होता है, पुंकेसर का जो पुतंतु होता है वो जुड़ा रहता है, या तो जुड़ सकता है दल के साथ, या फिर वो जुड़ सकता है परिदल के साथ, या फिर वो जुड़ सकता है किसके साथ? जायंग। यानी कि ये जो पुंकेसर होते हैं वो दल के साथ जुड़े हो सकते हैं, या फिर अगर परिदल पाया जाता है तो परिदल के साथ भी जुड़े हो सकते हैं, या फिर वो स्त्री केसर या जायंग के साथ जुड़े हो सकते हैं। अगर कोई भी पुंकेसर किसी और चीज के साथ जुड़ रहा है, किसी और अंग के साथ जुड़ रहा है, तब उसे बोला जाता है आसंजन। तो बेटा यहां दो टॉपिक हैं, एक है ससंजन और एक है आसंजन। ससंजन का मतलब है जब पुंकेसर आपस में जुड़ते हैं, आसंजन का मतलब है जब पुंकेसर किसी और अंग के साथ जुड़ता है, दल के साथ, परिदल के साथ या फिर जायांग के साथ। अगर पुंकेसर दल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे बोला जाता है दल लग्न पुंकेसर। वहीं अगर परिदल के साथ जुड़ा हुआ है तो बोला जाता है परिदल लग्न पुंकेसर। और वहीं अगर जायंग के साथ जुड़ा है तो बोला जाता है पुंजांगी, पुंजांगी पुंकेसर। तो आपने दो छोटे छोटे से टॉपिक समझे हैं कि पुंकेसर आपस में जुड़े हैं तो ससंजन, लेकिन किसी और चीज से जुड़े हैं तो क्या है? आसंजन। तो इसमें देख सकते हो दल के साथ जुड़ते हैं तो दल लग्न, परिदल के साथ जुड़ते हैं तो परिदल लग्न पुंकेसर, और जायांग के साथ जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं पुंजांगी पुंकेसर। नेक्स्ट और भी चीजें हैं इसके अंदर, कुछ और चीजें समझिए। देखो अलग अलग जातियों के पौधों में, अलग अलग जातियों के पौधों में पुष्पों में पाए जाने वाले जो पुंकेसर होते हैं वो अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं, किसी में छोटे तो किसी में बड़े भी पाए जा सकते हैं। यानी अलग अलग जातियों में ऐसा नहीं कि सब में पुंकेसर एक ही लंबाई के पाए जाते हैं, और यह भी नहीं है कि सभी पुष्पों में एक ही संख्या के, यानी एक जैसे ही पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या एक जैसी पाई जाती हो। तो अगली चीज देखिए, एक चीज और, तो देखो यहां पर जरा कि आप जो ये पुंकेसर देख रहे हैं, इस पुंकेसर में जो परागकोश देख रखा है, ये परागकोश जुड़ा हुआ है पुतंतु के साथ। पर अब यहां पर एक चीज और है कि पुंकेसर का जो पुतंतु होता है, पुंकेसर का जो पुतंतु होता है वो परागकोश के साथ जब जुड़ता है तो वो अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। अब ये अलग अलग तरीके क्या हैं, इनको देखिए जरा, मैं कुछ ड्रॉ बना रहा हूं आपके लिए, उन ड्रॉ को देखिए, देखना जरा ध्यान से। देखिए अलग अलग पौधों में जो पुंकेसर का जो पुतंतु होता है वो परागकोश से अलग अलग प्रकार से जुड़ सकता है। आपको जो मैं ड्रॉ में करवाया था वो तो ये था। तो जैसे कि अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार को बोला जाता है संलग्न, अगर इस तरीके से जुड़ा है तो इसे बोला जाता है अधैबद्ध, अधैबद्ध। अगर इस तरीके से जुड़ा है तो इसको बोला जाता है पृष्ठ लग्न, और अगर इस तरीके से परागकोश जुड़े हुए हैं तो इसे बोला जाता है मुक्त दोली। यानी कि अलग अलग पौधों के पुष्पों में जो परागकोश जुड़े होते हैं पुतंतु के साथ वो एक जैसे नहीं, अलग अलग प्रकार से भी जुड़ सकते हैं, जैसे संलग्न है, अधैबद्ध है, पृष्ठलग्न है और मुक्त दोली है। तो इस तरीके से आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हुए, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग, और लास्ट टॉपिक रह गया जिसका नाम है जायांग।
तो नेक्स्ट अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है जायांग। इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं गाइनोसियम। जायांग यह स्त्री का जननांग है, या इसको बोलते हैं यह स्त्री जननांग है, स्त्री जननांग है। और साथ ही साथ यह पुष्प का अंतिम चक्र या चौथा चक्र होता है। इसी प्रकार जायांग की जो प्रत्येक इकाई होती है, जायांग की जो प्रत्येक इकाई होती है, प्रत्येक इकाई को बोला जाता है जिसका नाम लिखा हुआ है स्त्री केसर। स्त्री केसर का दूसरा नाम अंडप, कार्पल। इसके अलावा एक नाम और, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने पुंकेसर का एक नाम लिखा था और उसका नाम लिखा था लघु बीजाणुपर्ण, उसी तरीके से स्त्री केसर को बोला जाता है गुरु बीजाणुपर्ण, क्योंकि स्त्री केसर के अंदर क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। देखिए नेक्स्ट, प्रत्येक जो स्त्री केसर होता है, जो ये संरचना बनी हुई है, इधर ही देख लीजिए जरा, प्रत्येक जो स्त्री केसर होता है जिसको हमने क्या बोला है, अंडप भी बोला है, इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर का जो ये भाग दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिग्मा। नेक्स्ट, ये सुराही जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं वर्तिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टाइल। नेक्स्ट, ये फूली हुई जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है अंडाशय, इंग्लिश में इसको कहते हैं ओवरी। क्लियर, ये 3 पार्ट हुए। अब देखिए जरा, इसी अंडाशय वाले पार्ट में कुछ गोलाकार सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ गोलाकार सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है बीजांड, जिन्हें कहा जाता है बीजांड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओव्यूल। तो आपने अभी क्या क्या चीज समझी है, जायांग यह स्त्री का जननांग होता है, यह स्त्री जननांग है। नेक्स्ट, पुष्प का यह अंतिम चक्र होता है। जायांग की प्रत्येक इकाई को कहा जाता है स्त्री केसर या अंडप। इसका एक नाम और है जिसका नाम है गुरु बीजाणु पर्ण। स्त्री केसर या अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, नेक्स्ट वर्तिका, और तीसरा पार्ट होता है जिसका नाम है अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही एक या एक से अधिक छोटी छोटी सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है बीजांड। और इसी बीजांड के अंदर एक संरचना बनेगी। मैं आपको जब चैप्टर धीरे धीरे करवाता रहूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, इसी बीजांड के अंदर एक संरचना बनती है जिस संरचना का नाम होता है भ्रूण कोश, और इसी भ्रूण कोश में होता है मादा युग्मक। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था पुंकेसर में बनते हैं परागकण, और परागकण के अंदर मैंने बताए थे कि परागकण के अंदर बनते हैं नर युग्मक। तो उसी तरीके से आपको यहां भी करना है, परागकण के अंदर बनते हैं नर युग्मक, तो भ्रूण कोश के अंदर बनते हैं मादा युग्मक। तो भ्रूण कोश कहां बन रहा है, बीजांड के अंदर। ये किया, बाकी छोटा मोटा इनका कार्य देख लीजिए। वर्तिकाग्र का कार्य होता है परागकण को धारण करना। नेक्स्ट, वर्तिका का कार्य क्या होता है, जब परागकण आएगा तो उससे बनती है परागनलिका। तो परागनलिका किससे होकर गुजरती है, वर्तिका से होकर गुजरती है। अंडाशय का कार्य देख लीजिए, अंडाशय धारण करता है बीजांड को, और बीजांड के अंदर स्थित होता है भ्रूणकोश जिसके अंदर एक होता है मादा युग्मक। नेक्स्ट, कुछ चीजें और रह गई हैं वो और देख लीजिए। जिसी तरीके से मैंने आपको बाह्य दल, दल और पुमंग में करवाया था, उसी तरीके से जायांग में देखिए। जायांग हो सकता है केवल और केवल एक अंडप का बना हो। अगर एक अंडप का ही बना है तो ऐसे जायांग को बोला जाता है एक अंडपी जायांग। लेकिन अगर जायांग एक से ज्यादा अंडप का बना हुआ है तो उसे बोला जाता है बहु अंडपी जायांग, बहु अंडपी जायांग। अब जिन पुष्पों में बहुत सारे अंडप पाए जाते हैं तो वो भी अंडप एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं, तब उसे बोला जाता है व्युक्तांडपी। या फिर अंडप आपस में जुड़ सकते हैं तो उसे बोला जाता है संयुक्तांडपी। और इस तरीके से आपका चौथा पॉइंट भी खत्म हुआ जिसका नाम है जायांग। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया है पुष्प की संरचना या पुष्प के भाग। आपको टोटल 4 प्रकार के टॉपिक समझाए गए, बाह्य पुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा करवाया गया है जायांग। आई होप
कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हुआ। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप कमेंट में जरूर अपने क्वेश्चन डालें ताकि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। थैंक यू।